एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लर्निंग द बेसिक्स पर। और आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक्स के बारे में, या यूँ कहें कि कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। बेसिक डेफिनेशन में जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में जो अप्रोचेज़ होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक इस अप्रोच। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कितने तरह का होता है, प्रोसेसेस क्या होती हैं, साइकिल क्या होती हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स जो वर्ड है, जो शब्द है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स जो शब्द है ये कुछ ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे थर्मिस एंड डायनेमिस। थर्मी एंड डायनेमिस। थर्मी का मतलब होता है हीट यानी कि ऊष्मा, और डायनेमिस का मतलब होता है मोशन। तो अगर मैं हिंदी में बात करूं तो थर्मोडायनेमिक्स में को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊष्मा गतिकी, यानी कि ऊष्मा और गतिकी। तो ऊष्मा में जो गति है, जो मोशन है, गति का मतलब हो गया कि ऊष्मा ट्रांसफ़र हो रही होगी या ऊष्मा का कन्वर्जन हो रहा होगा किसी रूप में, या जो भी ऊष्मा है वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी। तो ये जो टेम्परेचर या ऊष्मा, हीट का जो ट्रांसफ़र है या हीट का जो फॉर्म चेंज है, इसी को हम जिस साइंस की ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 जो है इसमें लिखा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस में सब्सटेंसेस 2 बार लिख गया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये है थर्मोडायनेमिक्स जो शब्द है उसका परिचय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग अक्सर सुनते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, माइक्रो जो वर्ड है MICRO, दिस वन, माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, यानी कि जब भी हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसी भी गैस के मॉलिक्यूलर लेवल पे या किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है वहाँ की बात करेंगे। यानी कि जैसे हमने कोई गैस ली सपोज़ करिए, तो उस गैस के एक मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्या उसकी एनर्जी है, किस तरह से वो वाइब्रेट कर रहा है या किस तरह से वो मोशन कर रहा है, किस तरह से कॉलिजन हो रहा है। इन सब चीज़ों का जब अध्ययन करेंगे तब हम बोलेंगे कि जो अप्रोच हम ले रहे हैं, जो अप्रोच हम लगा रहे हैं, वो है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जब हम एक मॉलिक्यूल को ना देख के हम ओवरऑल पूरा गैस उठा के, कुछ मैटर, कुछ सब्सटेंस उठाकर, उसका कुछ क्वांटिटी उठाकर और उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये एक इसको आप थर्मोडायनेमिक्स से ना रिलेट करिएगा, इसको बस आप माइक्रो और मैक्रो के बीच में अंतर समझिएगा। जैसे घर में चावल पकाया जाता है, तो एक चावल का दाना उठाया हमने और उसको देखा कि वो पका है कि नहीं पका है, दबा के देखते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, ये हो गई माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक तो नहीं है, लेकिन एक दाना उठाया आपने, मतलब एक सिंगल आपने वो चावल उठाया, चावल का दाना उठाया, तो इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि हाँ ये माइक्रोस्कोपिक टाइप का अप्रोच है। और वहीं आपने एक चम्मच लेके और खा के देखा कि हाँ भैया है कि नहीं है, तो वो हो गया आपका क्या, मैक्रोस्कोपिक हो गया। ठीक है, तो जब बड़े लेवल पे हम चेंजेस देखना चाहते हैं, बिहेवियर देखना चाहते हैं सब्सटेंस का, तो वो है मैक्रोस्कोपिक। और जब बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम चेंजेस देखना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो पहले सिस्टम को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए सिस्टम वो हर एक चीज़ है जिस पे आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप किसी चीज़ का अध्ययन करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज़ हो गई सिस्टम। जैसे आप एक स्क्रू टाइट कर रहे हैं, तो भैया स्क्रू
स्क्रू जो हो गया वही आपके लिए सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर आप फ़ैन की बात कर रहे हैं, रूम में आपके एक फ़ैन लगा है, उस फ़ैन को आप देख रहे हैं कि क्या आरपीएम है, कितने पे चल रहा है, स्लो करने पे क्या हो रहा है, तो केवल फ़ैन जो हो गया वो हो गया आपके लिए सिस्टम। बाकी रूम की वॉल्स हो गई, रूम में अलमारी हो गई, टेबल हो गया, ये सारा सिस्टम नहीं है, केवल वो फ़ैन आपके लिए एक सिस्टम हो गया। कोई होगा जो उस फ़ैन में लगा हुआ जो मोटर होगा उसके बारे में स्टडी करना चाह रहा होगा, तो उसके लिए सिर्फ वो मोटर सिस्टम हो गया, बाकी चीज़ें उसके लिए सिस्टम नहीं है, राइट। तो इसी तरह से थर्मोडायनेमिक सिस्टम भी क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो आपने कंसीडर करी है, जिसके बारे में आप फोकस कर रहे हो कि इस मैटर में क्या क्या हो रहा है, या कोई एक पर्टिकुलर स्पेस आपने डिसाइड कर लिया कि इस स्पेस में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी गैसेज हैं, जो भी सब्सटेंस है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में आप स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो स्पेस या वो रीजन क्या हो जाएगा, वो भी एक सिस्टम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो सिस्टम, जब आपका सिस्टम समझ में आ गया आपको, तो सिस्टम के बाहर की जो भी चीज़ें होंगी वो सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। जैसे आपके रूम में अगर फ़ैन की, जैसे मैंने बात की थी, तो फ़ैन अगर आप केवल फ़ैन के बारे में सोच रहे हो या स्टडी कर रहे हो, तो फ़ैन तो सिस्टम हो गया। फ़ैन के बाहर यानी कि वॉल्स, अलमीरा और आपका टेबल, चेयर, बुक्स, ये सारा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स हो जाएगा। इसको एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम को सराउंडिंग को जो सिस्टम से अलग करता है उसको बोलते हैं हम लोग बाउंड्री, ठीक है। सराउंडिंग को सिस्टम से जो अलग करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। जैसे कि आप सपोज़ करो ये हो गया आपका सीलिंग फ़ैन, ठीक है। मैं आपको एकदम, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक सिस्टम है। ये हो गया आपका फ़ैन। आप इस फ़ैन के ये पूरा स्टडी, इस पूरे को कंसीडर कर रहे हो, इस पूरे एरिया को, तो ये हो गया पूरा सिस्टम आपका, ठीक है। ये पूरा हो गया सिस्टम। और इसके बाहर यहाँ पे अलमारी है, इधर आपका क्या बोलते हैं, टेबल है, यहाँ पे वॉल्स हैं, ऊपर रूफ़ है, इन सब को आप नहीं देख रहे हो, तो ये सिस्टम हो गया। और ये पूरा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। सराउंडिंग, SURROUNDING, सराउंडिंग, राइट। ये सराउंडिंग हो गया। अब इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रही है, वो जो बाउंड्री ये जो बन रही है, इस बाउंड्री ये जो बन रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाला पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री, ठीक है। BOUNDARY, ठीक है, BOUNDARY, बाउंड्री। तो इसको हम, सिस्टम को सराउंडिंग से कौन सेपरेट करता है, बाउंड्री सेपरेट करती है, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वही बात है, जब क्वांटिटी ऑफ मैटर जो आपने कंसीडर करी वो हो गया सिस्टम, उसके बाहर जो कुछ भी है वो हो गया आपका एनवायरनमेंट या सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो पार्ट है, वो पोर्शन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे, बाउंड्री बोल देंगे, ठीक है। जैसे इसमें दिखाया है फिगर में, आप देखिए, ये सिस्टम इसको बोल दिया, सराउंडिंग इसके बाहर का हर एक चीज़, कुछ भी होगा बाहर, वो सारा सराउंडिंग हो गया। और ये जो आपका एक ब्लैक लाइन बनी है, ब्लैक आउटलाइन ये जो बनी हुई है, ये क्या हो जाएगी, आपकी बाउंड्री हो जाएगी, सिस्टम की बाउंड्री हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अब देखिए, बाउंड्री जो है वो कई बार फ्लेक्सिबल हो सकती है, कई बार फिक्स हो सकती है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाउंड्री कैसे फ्लेक्सिबल हो सकती है, कैसे फिक्स हो सकती है। जैसे आप एक कुकर में कुछ पका रहे हैं, तो कुकर के अंदर जो भी मैटर है वो हो गया आपका सिस्टम। कुकर के बाहर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी है आपका, गैस है या नीचे से हीट सप्लाई हो रही है, तो वो हीटिंग वाला सिस्टम जो हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सारा सराउंडिंग हो गया। कुकर के अंदर चावल पक रहे हैं, चावल आपका सिस्टम हो गया, क्योंकि आप चावल जानना चाह रहे हो, चावल के बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें बाउंड्री जो है वो कुकर की जो वॉल है, कुकर की जो वॉल है वो हो गई आपकी बाउंड्री। तो ये है बाउंड्री फिक्स, कोई उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब देखते हैं फ्लेक्सिबल बाउंड्री। जैसे आप किसी बलून में जब हवा भर रहे हो, तो देखिए बलून में जब हवा नहीं थी तो बलून का जो रबड़ है वो हो गया बाउंड्री। अब आपने उसमें एयर फिल करना शुरू किया, तो एयर जो हो गया वो हो गया सिस्टम, और बलून के बाहर की जो दुनिया है वो हो गया सराउंडिंग। बलून का जो फ्लेक्सिबल रबड़ है वो क्या है, आपकी जैसे जैसे हवा भरते जा रहे हैं उसमें प्रेशर देके, वैसे वैसे वो फूलता जा रहा है। तो वो जो बलून का जो रबर है वो लगातार क्या हो रहा है, एक्सपैंड होता चला जा रहा है। तो ये जो रबर है जो एक्सपैंड हो रहा है, ये क्या है, एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है, और बाउंड्री क्या है, फ्लेक्सिबल है, राइट। ये बहुत ही सिंपल घरेलू एग्जांपल हैं जो आप देखते होंगे।
हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं क्लासेस में, हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्पल सुनते हैं जैसे आईसी इंजन और सिलेंडर पिस्टन, ये सब आप जनरल लाइफ में भी ये सारे एग्जाम्पल बहुत इजीली अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या सिस्टम है, क्या सराउंडिंग है। ठीक है, आई होप कि आपको थर्मोडाइनमिक सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है क्लासेज ऑफ सिस्टम, जिसको आप टाइप ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं। 3 तरह के सिस्टम होते हैं जनरली, हम लोगों ने आपने पढ़ा भी होगा। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, कौन कौन से? ओपन सिस्टम, दूसरा है आपका क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो जब ओपन सिस्टम की बात करते हैं, जब हम लोग ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सिस्टम में आपका एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता है। इसका मतलब है कि मास उस सिस्टम में मास आएगा जाएगा, एनर्जी आ सकती है जा सकती है। तो ऐसे सिस्टम को आप बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, ऐसे सिस्टम को आप क्या बोल सकते हैं? ओपन सिस्टम बोल सकते हैं। अच्छा, अब ओपन सिस्टम का जैसे अगर कोई एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहे तो आप क्या ओपन सिस्टम का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं? जैसे कि आप ले लीजिए कोई एक पाइप है, उस पाइप में आपका वाटर फ्लो हो रहा है। तो वाटर एक तरफ से आएगा पाइप में और दूसरे साइड से वाटर निकल जाएगा। तो मास का फ्लो हो रहा है आपके लिए वो पाइप, जैसे आपने ये पाइप ले ली, जैसे आपने ये एक पाइप कंसीडर की। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाइप है, हॉलो सर्कुलर पाइप है, यहाँ से इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपको अध्ययन करना है इस पाइप का ये सेक्शन, इतना पार्ट आपको स्टडी करना है। ये मान लीजिए पार्ट 1 हो गया, और ये यहाँ पे जो पार्ट है ये पार्ट 2 हो गया आपका। तो ये दोनों पार्ट के बीच में जो पाइप है इसका आपको स्टडी करना है। तो इसमें वाटर का अमाउंट जो भी आ रहा है, कुछ अमाउंट जा रहा है, और वाटर जब आ रहा है जा रहा है यानी कि वाटर में काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एनर्जी कुछ इनपुट है और कुछ एनर्जी बाहर जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, मास का फ्लो हो रहा है, मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, एनर्जी इन हो रही है, एनर्जी आउट हो रही। तो ये जो सिस्टम आपने कंसीडर किया है ये कैसा सिस्टम हो जाएगा? ओपन सिस्टम हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसी तरह से हम लोग अगर क्लोज सिस्टम की बात करें, ठीक है, क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सिस्टम आप समझ गए होंगे कि एनर्जी और मास दोनों ही उसमें आ सकते हैं जा सकते हैं। अब आते हैं क्लोज सिस्टम पे। जब क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ। क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, मतलब एनर्जी आ सकती है, एनर्जी जा सकती है, कोई भी उसमें मास का फ्लो नहीं होता है क्लोज सिस्टम में। जैसे कि आपने कुकर में खाना कुछ रख दिया पकाने के लिए, दाल पकाने के लिए आपने रख दी, ठीक है, लेकिन उस कुकर में सीटी नहीं है। प्रेशर कुकर में ऊपर जो सीटी लगी होती है वो सीटी नहीं है, मतलब सीटी आपने हटा दी, अब उसमें कोई होल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर वाली जो प्लेट है वो पूरी प्लेन है। ठीक है, कोई सीटी नहीं है उसमें। अब आपने नीचे से हीट देनी शुरू करी, मतलब गैस जला दी, उसके ऊपर रख दिया आपने, तो नीचे से हीट आप सप्लाई कर रहे हो, यानी कि कुछ एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो। तो हीट तो इन हो रही है, यानी एनर्जी कुछ इनपुट है, लेकिन क्या उसका मास कभी भी वो गर्म होता रहेगा, अंदर उबलने भी लगेगा अंदर ही, लेकिन उसका कोई मास आउट नहीं आएगा, बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि आपने सीटी भी हटा दी है, तो कोई मास बाहर नहीं आ रहा है। तो ऐसा सिस्टम क्या हो जाएगा? क्लोज सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर होगा आपको एग्जांपल के थ्रू। ऐसा सिस्टम क्या हो जाएगा? क्लोज सिस्टम हो जाएगा। तो जब डेफिनेशन में लिखना होगा तो आप ओपन सिस्टम में लिखेंगे कि एनर्जी आती है, एनर्जी जाती है, मास आ सकता है, मास जा सकता है। तो क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो एनर्जी आ सकती है, एनर्जी जा सकती है, लेकिन मास का फ्लो नहीं होता है। अब आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। देखिए, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना तो एनर्जी आ सकती है, ना जा सकती है, ना ही मास का फ्लो होता है, ना ही मास आ सकता है, ना ही मास जा सकता है। ठीक है, ना ही आने ना ही जाने का मतलब ये है कि आपने जब एक सिस्टम बना दिया, कुछ मास फिल कर दिया, उसके बाद फर्दर उसमें मास नहीं आएगा कोई भी, ना ही उसमें किसी एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ भी इस तरह का कर दिया और मास कह रहे हैं आप, पहली बार में आपने मास फिल किया, उसके बाद आपने उस सिस्टम को क्लोज कर दिया अपना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, थर्मस फ्लास्क होता है, आपने अक्सर ही देखा होगा घरों में होता है, चाय गर्म करने के लिए, चाय गर्म रखने के लिए आपके पास एक थर्मस होता है, उस थर्मस में अगर आपने चाय भर दी तो आपने मास फ्लो किया। अब इसका मतलब ये नहीं, आपने तो कहा था ये आइसोलेटेड सिस्टम कैसे हो गया, इसमें तो मास डाला। अरे मतलब भैया, पहले आपने मास में फिल कर दिया, क्लोज कर दिया, उसके बाद अब ये जो सिस्टम बन गया,
अब इसके बाद उसमें जो है मास का फ्लो, अब आपको चाय निकालनी भी नहीं है। जब तक आप चाय नहीं निकाल रहे हैं तब तक मास फ्लो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ चूँकि वो थर्मस फ्लास्क आइसोलेटेड होता है, पूरी तरीके से इंसुलेटेड होता है, सॉरी इंसुलेटेड होता है, तो उसमें से किसी तरह की एनर्जी भी बाहर नहीं जा सकती है। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो भी आपने क्या कर दिया, रोक के रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है। तो ना तो एनर्जी उसमें से जा रही है, ना ही मास आ जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग बोलते हैं। तो आई होप कि आपको तीनों तरह के सिस्टम्स के बारे में आपको पता चल गया होगा कौन कौन से सिस्टम होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। चलिए भैया ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखिए जनरल लाइफ में भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपको एक बॉल ख़रीदनी है, तो आप क्या बोलते हैं, शॉपकीपर से क्या बोलते हैं कि भैया एक जो है प्लास्टिक की 5 रुपये वाली बॉल दे दो, या प्लास्टिक की 10 रुपये वाली बॉल हमको दे दीजिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो क्या प्रॉपर्टी हो गई इस बॉल की, प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल मतलब मटेरियल आपने बताया, फिर आपने कॉस्ट बताई कि भैया 10 रुपये की, तो आपने कॉस्ट बताई, तो ये उस बॉल की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। आप सपोज़ करिए आपने फिर बाद में कलर ही बताया कि भैया ग्रीन कलर की हमको बॉल चाहिए, तो ग्रीन कलर भी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई जनरल मैटर में। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ में आप किसी मैटर के बारे में अगर आपको बताना है कि उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप उसके बारे में जनरली क्या बताते हो, उसका प्रेशर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एंथैल्पी क्या है, उसकी एंट्रोपी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जो है बताते हैं। तब जाके आप ये बता पाते हैं कि भैया हाँ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये मैटर है और इस मैटर की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी सिस्टम हैज़ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन इज डिस्क्राइब्ड, सच कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। तो वही मैं जो बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, सब एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर्टीज़ का। अच्छा, उसके बाद आता है आपका स्टेट क्या होता है, तो लिखा हुआ है व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम हैव डेफिनेट वैल्यूज द सिस्टम इज सेड टू बी इन अ सर्टेन स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन वैल्यू आपने फिक्स कर दी, 10 रुपये वाली बॉल, राइट, 10 रुपये वाली ग्रीन कलर की प्लास्टिक की बॉल, तो प्लास्टिक 10 रुपीज़ और ग्रीन, ये तीनों क्या हो गया, एक डेफिनेट वैल्यू आपने बता दी, तो ये क्या है, उसका स्टेट है। ऐसे ही पर्टिकुलर प्रेशर, पर्टिकुलर वॉल्यूम, पर्टिकुलर टेम्परेचर आपने बता दिया, तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर स्टेट हो गया किसी सिस्टम का। ठीक है, तो जब आप प्रॉपर्टीज़ को बता देते हैं तो आप क्या बताते हैं, वास्तव में प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, एक तरह का कोऑर्डिनेट है प्रॉपर्टीज़, राइट। कोऑर्डिनेट आप समझते होंगे, जैसे किसी बॉडी को बताना है कि किसी चीज़ की लोकेशन बतानी है, जैसे आपको अपने रूम में ही बताना है कि भैया आपका टेबल कहाँ रखा है। सपोज़ करिए आपका टेबल जो है, जो एंट्री गेट है उसके सामने वाली दीवार पे रखा है, ठीक है, सामने वाली दीवार से जुड़ा के रखा है, तो आप यही बताओगे ना भैया एंट्री गेट से सामने जो टेबल रखी है उस पर वो बुक रखी है, इस तरह आप बताते हो लोकेशन। ठीक वैसे ही जब स्टेट को डिफ़ाइन करना होता है तो हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से बताते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो कुछ भी हम डिफ़ाइन करते हैं वो क्या है, स्टेट है किसी सिस्टम का। ठीक है, आई होप कि आपको स्टेट और प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ होती दो तरह की हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखिए IN लिखा हुआ है, इंटेंसिव IN लिखा है, IN से ही होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो प्रॉपर्टीज़ मास से इंडिपेंडेंट होंगी वो होंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव याद करने का तरीका आप एग्ज़ाम में अक्सर भूल जाते हो, कौन सा इंडिपेंडेंट ऑफ मास, कौन सा डिपेंडेंट ऑफ मास, तो इसीलिए आपको मैं लॉजिक दे रहा हूँ कि इंटेंसिव का जो इन है उसी से आप इंडिपेंडेंट याद रखिए। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी कि मास से उन प्रॉपर्टीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने बोला प्रेशर, आपने बोला टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। जैसे आपने मान लीजिए टेम्परेचर की बात करी, तो टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो जैसे आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड का 5 लीटर का पानी है और एक दूसरे बकेट में भी
20 लीटर पानी है उसका भी टेम्परेचर 5, 10 लीटर वाला भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 20 लीटर वाला भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। आप दोनों को किसी तीसरे कंटेनर में मिला दीजिए तो मास तो बढ़ गया लेकिन टेम्परेचर कितना रहेगा, 10 ही डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो क्या है, मैंने अभी आपको एग्जांपल में कॉमन बताया है सेम। अब यही चीज़ आप अलग करके देखेंगे तो जब टेम्परेचर अलग कर देंगे तो उस वहाँ पे मिक्सिंग फिनोमिना होता है, तो टेम्परेचर कुछ तीसरा ही आता है। ऐसा नहीं है कि मास बढ़ाने के साथ टेम्परेचर बढ़ ही जाएगा, हो सकता है टेम्परेचर घट जाए, हो सकता है क्या कई बार घट ही जाता है। वो डिपेंड करता है कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर किस तरह का है। तो ये बिल्कुल भी मास पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर एक खुद में प्रॉपर्टी है और वो अपने अकॉर्डिंग मतलब कुछ अलग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को वैरी करा देता है, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ही प्रेशर की अगर बात करें तो अगर आपने थोड़ी सी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है तो आपको मैं बता दूं, जैसे आप एक पतली सी पाइप लीजिए, इसमें वाटर फिल करिए, एक चौड़ी सी पाइप लीजिए उसमें वाटर फिल कीजिए, और एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी पाइप आप ले लीजिए इसमें वाटर फिल कर दीजिए, और इन तीनों के एक ही लेवल पे आप नीचे के यहाँ पे आप इस पे भी, इसी लाइन पे इस पे भी, और इसी लाइन पे इन तीनों पे आप प्रेशर मेज़र करिए आप, और सेम हाइट तक पानी भरिए, सेम हाइट तक आप पानी भर दीजिए, इसमें सेम हाइट तक पानी भर दीजिए। तो देखिए ये पतली पाइप है ना, इसमें मास क्या होगा, कम आएगा, इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें कुछ और आएगा, अलग अलग मास आएगा। लेकिन भैया प्रेशर इस पॉइंट पे आप जब मेज़र करेंगे ना तो तीनों पॉइंट पे आपको प्रेशर सेम आएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है ρgs, और प्रेशर किस पे, हाइट पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। तो ये क्या हो गई, प्रेशर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई मतलब। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसा ही आप गैस के केस में भी, किसी कंटेनर में किसी प्रेशर पे कोई गैस है, दूसरे कंटेनर में भी सेम प्रेशर पे कोई गैस है, दोनों का मास अलग अलग है, आप दोनों को मिक्स कर दीजिए, मिक्स करके देखेंगे तो प्रेशर वही रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल वैसे ही प्रेशर का एग्जांपल दिया, तो आप इसको थोड़ा सा कंसीडर करेंगे तो समझ जाएंगे। अगला है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, डिपेंड करेंगी मास पे। जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम फॉर एग्जांपल, तो भैया जैसे 5 लीटर पानी रखा हुआ है पहले से, है ना, या 5 किलो पानी बोल दो, या आप कह लो कि 5 किलो आम रखा है, 5 किलो आम कहीं से ला के आपने और जोड़ दिया उसमें, तो 10 किलो आम हो गया, मास बढ़ गया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले 5 किलो का वॉल्यूम कम रहा होगा, 5 किलो आम आपने और डाल दिया तो 10 किलो हो जाएगा ना। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ मास पर डिपेंड करते हैं बस। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पर यूनिट मास की अगर बात करें तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। कि जो एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको हम, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम मास से डिवाइड कर दें, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, अगर इसकी बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, उन प्रॉपर्टीज़ को जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास होती है, इसको आप क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एनर्जी, डेंसिटी, इन सब के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पाथ और साइकिल के बारे में देखते हैं कि पाथ क्या होता है और साइकिल क्या होती है। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। देखिए पाथ क्या है और साइकिल क्या है। तो सबसे पहले पाथ समझने के पहले हम देख लेते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है ना। एनी ऑपरेशन इन विच वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम चेंजेस इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट। यानी कि कोई एक प्रॉपर्टी चेंज, कोई एक प्रॉपर्टी या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बदल जाए तो उसको बोलते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है, यानी अवस्था परिवर्तन हो गया। सपोज़ करिए आप पढ़ने में बिल्कुल डफर हैं, ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो बताता है कि आप पढ़ने में बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, आपको कुछ नहीं आता जाता, ना आपको मैथ आती है, ना इंग्लिश आती है, ना फिजिक्स आती है, ना मैकेनिकल आता है, ना कुछ भी नहीं आता है आपको। ठीक है, आप ज़ीरो हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि मेहनत करी, आपने कोई एग्ज़ाम दिया और मैथमेटिक्स में आपने जो है अच्छे मार्क्स ले आए आप, तो मैथमेटिक्स इंप्रूव हो गई, यानी कि मैथमेटिक्स में आपका जो स्टेट था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। राइट, तो आपने कौन सा ऑपरेशन किया, मेहनत का ऑपरेशन किया। किस पे ऑपरेशन किया, मैथमेटिक्स पे ऑपरेशन किया। तो आपने जब मैथमेटिक्स पे मेहनत करी तो एक ऑपरेशन किया, मेहनत करने का परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि आपका जो मैथमेटिक्स पे जो अवस्था थी वो अवस्था क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, जीरो से प्लस हो गया कुछ। तो इसको बोलेंगे कि मैथमेटिक्स में आपका चेंज ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है, ये हुआ एक स्थान से एक स्थान परिवर्तन, यानी अवस्था परिवर्तन, स्थान परिवर्तन नहीं, अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है,
गैस अपने थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में अगर आप बात करेंगे तो सपोज़ करिए कि आपने पानी रखा है उबालने के लिए, ठीक है, गर्म करने के लिए थोड़ा सा गर्म करना, या दूध उबालने के लिए रखा आपने, थोड़ा सा हीट दी, गर्म हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि स्टेट जो है उस सब्सटेंस का स्टेट क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसी को बोलेंगे चेंज ऑफ स्टेट। अब देखिए, अब आते हैं पाथ की बात करते हैं। ये पाथ लिखा हुआ है, द सक्सेशन ऑफ स्टेटेड पास्ट थ्रू ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड द पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। तो इसका मतलब क्या है, द सक्सेशन ऑफ स्टेट्स यानी छोटे छोटे जो आपने स्टेप्स लिए हुए हैं, छोटे छोटे जो अवस्था परिवर्तित करे हैं, और उसके थ्रू फाइनली आपने जो स्टेट चेंज किया, फाइनल स्टेट जो आपकी आ गई, वो करने में जो बीच में सारे, जैसे आप मान लीजिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए आप वही एग्जांपल ले लीजिए, आप जीरो पे थे, ठीक है, आपने मैथ में मेहनत करी, तो एक स्टेप आपने एक प्रॉपर्टी चेंज करी, फिर आपने क्या किया, इंग्लिश में चेंज किया, फिजिक्स में चेंज किया, सोशल साइंस में चेंज किया, चेंज करते गए, छोटा छोटा परिवर्तन करते गए। इस तरह से आपने छोटे छोटे स्टेट में चेंज, अपने स्टेट में चेंज किया, और जीरो से एक दिन आप जो है उस साल के अंत तक जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ उसमें आप टॉपर बन गए। तो जो जीरो वाली स्टेट थी और जो वो टॉपर वाली स्टेट है, ये हुई इनिशियल स्टेट से लेकर फाइनल स्टेट तक आप गए। तो ये दोनों हैं स्टेट्स कि इनिशियल स्टेट जीरो वाली और टॉपर वाली स्टेट जो है फाइनल स्टेट हो गई। इसके बीच में आपने बहुत सारा परिवर्तन किया, ऑपरेशन करते करते बहुत सारा चेंजेस किया, बहुत सारा स्टेट चेंज किया। कभी आपने मैथ में मेहनत करी, फिर आपने इंग्लिश में मेहनत करी, इस तरह करके आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ चेंज करते गए, और छोटे छोटे स्टेप्स में या छोटे छोटे स्टेट चेंज करते गए और आगे बढ़ते गए। और इस तरह से आपने ये जो पूरा स्टेट फॉलो करा धीमे धीमे करके, इस सारे स्टेट्स को अगर आप जोड़ देंगे जीरो से लेके और फाइनल तक, ये देखिए जीरो से लेके फाइनल तक, मैं आपको अगले में दिखा देता हूँ। ये आपका ए स्टेट है, ये आपका बी स्टेट है, ठीक है। ए से बी तक आने में आपने जो भी छोटे छोटे चेंजेस किए, क्योंकि देखिए यहाँ मान लीजिए आप यहाँ हैं, अभी इस पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट पर ये देखिए ये है प्रेशर, और ये है यहाँ पे ये है वॉल्यूम, पी वी डायग्राम है ये। तो यहाँ पे मान लीजिए प्रेशर आपका P1 था, ये वॉल्यूम यहाँ पे V1 था। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे आ गए, तो इस पॉइंट पे आए तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया। इस पॉइंट पे आए तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। ऐसे आपने बहुत सारे अवस्था परिवर्तन करे, तो आप ए से लेके बी तक पहुँचे। तो ए एक स्टेट है, बी एक स्टेट है, इन दोनों स्टेट्स के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स हैं। उन सारे स्टेट्स को हमने क्या किया, एक लाइन से मिला दिया। जो तो वो जो ये जो फाइनल लाइन जो आएगी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जनरल लाइफ के एग्जांपल है, आप इसको कॉपी में मत लिखिएगा, इसको थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में ही लिखिएगा कि स्टेट चेंज क्या है। तो हमने जैसे प्रेशर में चेंज किया, वॉल्यूम में चेंज किया, टेम्परेचर में चेंज किया, करते गए छोटे छोटे स्टेप्स में करते गए स्टेट चेंज, और फाइनली जो स्टेट हमें चाहिए थी वो स्टेट हमें मिल गई। तो एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट, इन दोनों के बीच में जो भी स्टेट्स चेंजेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। पूरे स्टेट चेंजेस को अगर हम मिला देंगे तो इसे पाथ बोलेंगे, पाथ ऑफ चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। अच्छा, ये पूरा हो गया पाथ। और जब एक पाथ को कम्प्लीटली आप डिफाइन कर दीजिए, कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर दीजिए, तो इसे क्या करेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। ये पूरा पाथ हो गया ए टू बी, प्रोसेस ए टू बी हो गई। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए से बी तक कई सारे चेंजेस करते आए, तो ए बी क्या हो गया, ए बी एक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो पाथ और प्रोसेस वही है, एक ही बात है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप यहाँ पे जैसे आप पीवी डायग्राम में ही मैं ले लूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि आप क्या कर रहे हो। सपोज़ करो कि आप जो है कुछ ऐसा प्रोसेस कर रहे हो कि ये पीवी डायग्राम प्रेशर आप कांस्टेंट रखे हुए हो, प्रेशर वही है, केवल वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, V1 है यहाँ पे, फिर वॉल्यूम आपका V2 हो गया गैस का, फिर वॉल्यूम आपका V3 हो गया गैस का, लेकिन प्रेशर वही है। तो ये कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको ए से बी तक अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, इस पाथ को क्या बोलेंगे, ए बी एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। ए बी में जो स्टेट चेंजेस करे वो एक पाथ हो गया। बहुत सारी स्टेट, ए क्या हो गया, एक स्टेट हो गया, बी क्या हो गया, एक स्टेट हो गया, और ए बी क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग साइकिल पे। साइकिल क्या होता है, तो देखिए साइकिल ठीक वही, अब आपने मेहनत करी, ज़ीरो से चले टॉपर बने, टॉपर बनने के बाद क्या हुआ, बहुत घमंड आ गया आपको, अब तो हमको सब आता है, सब ये है वो है, अपने
दूसरे दोस्ती यारी आपने चेंज कर दी, परिवर्तित कर दी। वो सारे दोस्त आपके नाकारा निकले, उन्होंने आपको धीमे धीमे करके इधर उधर इन्वॉल्व किया रखा, आपकी स्टडीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप फिर से क्या, धीमे धीमे आपका जो नॉलेज होगा डिग्रेड होता जाएगा और आप फिर से टॉपर से वापस जीरो बन जाएंगे। तो भैया टॉपर से जीरो से बने थे टॉपर, और टॉपर से कहाँ आ गए टॉपर, और टॉपर से कहाँ आ गए फिर जीरो आ गए। तो ये क्या हुआ, ये पूरी एक साइकिल हो गई, ए टू बी, बी टू ए, ए टू बी, बी टू ए। देखिए इसमें 1 to 2 और फिर 2 से, सॉरी ये है 1 to 2, ये देखिए यहाँ पे एरो इस तरह बना हुआ। तो 1 to 2 इस प्रोसेस से आए, इस पाथ से आए, और 2 to 1 वापस चले गए इस पाथ से। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, वापस उसी अवस्था में आ गए, 1 से चले 1 पे आ गए। तो इसको हम बोलते हैं साइकिल। तो कोई जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हो रही है 1 to 2, कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के थ्रू आए और 2 to 1 किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से वापस पहुंच गए। तो 1 से 2, 2 से 1, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट 1 ही है आपकी। तो क्या हो गया, आपने एक पूरे साइकिल में वर्क किया। तो ऐसी साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी when a series of state changes such that the final and initial states are identical, it is called thermodynamic cycle। आई होप कि आपको पाथ, साइकिल, स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट सब कुछ क्लियर हो गया होगा। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आगे भी इस थर्मोडायनेमिक्स को कंटिन्यू करूं। आपके कमेंट बॉक्स, आपके लाइक्स मुझे प्रेरित करते हैं और भी इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो उसके बारे में भी आप कमेंट करिए। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।